हेलो एवरीवन। आज हम इकोनॉमिक्स का पहला लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी लोग 12th बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस में आपको पूरी थ्योरी मिलेगी ताकि आपका टाइम बचे और आप अपने आगे प्रैक्टिस करो और आंसर्स को लर्न करो। तो जो लोग भी बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, उनके लिए कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये सबसे पहला चैप्टर है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट वाला। इससे 10 नंबर के आ रहे हैं और डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट से 12 नंबर के आ रहे हैं। तो टोटल 22 नंबर आपके यहीं से आ रहे हैं। और आप इंडियन इकोनॉमी तो पूरा लर्न कर सकते हो, स्टोरी फॉर्मेट में उसको पढ़ लो, फिर उसके आंसर्स आप लर्न करेंगे तो इजी होगा आपके लिए मार्क्स स्कोर करना इसमें। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स क्या है? तो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट है जो कि हमें हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जिसमें हम रिसोर्स को एलोकेट कर सकें। जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, तो उनमें हम रिसोर्सेज को एलोकेट कर सके, उसमें वो डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प करता है। 12th में तो बेसिकली मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बट आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि माइक्रो और मैक्रो में क्या है। तो पहले माइक्रो में तो जो कीवर्ड है माइक्रो, उसका मीनिंग ही होता है स्मॉल, और मैक्रो का मीनिंग होता है लार्ज। तो माइक्रो मतलब जो स्मॉल लेवल पे है, स्टडीज़ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स लाइक कंज्यूमर फर्म्स एंड मार्केट्स। तो ये छोटे लेवल पे फोकस करता है कि छोटे लेवल पे इकोनॉमिक कैसे काम कर रही है। और मैक्रो बड़े लेवल पे, ऐसे नेशनल लेवल पे, जैसे कि इन्फ्लेशन हो गया, पॉलिसीज़, नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ जो गवर्नमेंट बनाती है कि कैसे कंट्री को रन करना है, तो वो उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है। और हमारे 12th में जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स ही है। फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है हमारे एडम स्मिथ, और उन्होंने बुक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशंस। और फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है हमारे जॉन एम कीन्स, और उन्होंने बुक लिखी है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इकोनॉमिक एजेंट्स, एनसीईआरटी में एक टॉपिक है इकोनॉमिक एजेंट्स। तो इकोनॉमिक एजेंट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक एजेंट्स हमारे 3 इकोनॉमिक एजेंट्स हैं, कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और एंटिटीज़। तो कंज्यूमर्स कौन होते हैं? जैसे कि हम हैं, जो हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू कंज्यूम, वो होते हैं कंज्यूमर्स। प्रोड्यूसर्स जो हमारे लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कि कोलगेट की कंपनी हमारे कोलगेट बना रही है, तो कोलगेट कंपनी प्रोड्यूसर है और हम कोलगेट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर्स हैं। प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, हु डिसाइड व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस, वो होते हैं प्रोड्यूसर्स। और एंटिटीज़ होती हैं कोई भी गवर्नमेंट बॉडी हो गई, बैंक हो गया, कोई भी कंपनी हो गई, कॉरपोरेशन हो गई, वो होती है एंटिटीज़। अगला टॉपिक है द ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन क्या है? ग्रेट डिप्रेशन तो पहली बार 1929 में हुआ था। इसमें हमारी इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, वर्ल्ड की ही इकोनॉमी क्रैश कर गई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया था, जिसकी वजह से बहुत इकोनॉमिक क्राइसिस आया था। तो ग्रेट डिप्रेशन क्या है? आप इसको लिख सकते हो कि इकोनॉमिक क्राइसिस है, जो कि 1929 में आया था। और किस वजह से आया था? यूएसए में ये स्टार्ट हुआ था और स्टॉक मार्केट के क्रैश होने की वजह से आया था। और धीरे धीरे इसका जो कॉन्सिक्वेंस है, जिसका जो असर है, वो दूसरे कंट्रीज़ पे भी दिखा था। जो मेन कॉज था वो कॉज वॉज द फॉल इन एग्रीगेट डिमांड। जो टोटल डिमांड होती है उसमें गिरावट आ गई थी, डिमांड कम हो गई थी चीज़ों की, ड्यू टू अंडर कंजम्पशन एंड ओवर इन्वेस्टमेंट। मनी इन द इकोनॉमी कन्वर्टेड इनटू अनसोल्ड स्टॉक। जो इकोनॉमी में मनी था वो अनसोल्ड स्टॉक में कन्वर्ट हो गया था। और इस समय बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी। अनएम्प्लॉयमेंट 3% से इंक्रीज़ होकर 25% हो गई थी यूएसए में। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? बेरोजगारी, लोगों के पास जॉब्स नहीं थी। और आप ग्रेट डिप्रेशन को ऐसे भी देख सकते हो एक साइकिल की तरह, कि लो डिमांड है, लो डिमांड की वजह से ओवर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ओवर इन्वेस्टमेंट की वजह से लो लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से लो लेवल ऑफ आउटपुट, लो लेवल ऑफ आउटपुट की वजह से लो इनकम। लो इनकम मतलब आपकी अर्निंग कम हो रही है, आप कम पैसे कमा रहे हो। आप कम पैसे कमाओगे तो आप कम चीज़ें खरीद पाओगे, जिसकी वजह से लो डिमांड, उसकी वजह से ओवर इन्वेस्टमेंट। तो ये पूरी साइकिल है। इसको अच्छे से आप याद कर लो, इसको आप बना सकते हो, फुल मार्क्स आएंगे। अब फर्म्स क्या होती हैं? अगर जिसको ये वर्ड ना पता हो फर्म्स, तो फर्म्स मतलब जो कुछ भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है,
जो प्रोडक्शन यूनिट्स होती हैं, फैक्ट्रीज होती हैं, उन्हें फर्म्स बोलते हैं। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट जो आपको लाभ होता है, आप किसी भी चीज़ से आपको जो फ़ायदा हो रहा है, जिस फ़ायदे को आप फिर से अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में यूज़ कर सकते हो। अब 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? प्रोडक्शन के टोटल 4 फैक्टर हैं: कैपिटल, लैंड, लेबर और एंटरप्रेन्योरशिप। कैपिटल मतलब पूंजी, जो आप पैसे लगा रहे हो, अमाउंट ऑफ मनी दैट वी यूज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस। आप बिजनेस स्टार्ट करने में जो भी अमाउंट लगा रहे हो उसको कैपिटल बोलते हैं। और लैंड का मतलब तो आपको पता ही है, ज़मीन। लेबर मतलब जो भी इंसान को आप उस काम के लिए लगा रहे हो। और वेज रेट मतलब उसको आप कितने पैसे दे रहे हो उस लेबर को, लेबर वेज। वेज रेट का ये डेफिनेशन है: सेल एंड परचेज ऑफ लेबर सर्विसेज एट अ प्राइस। और एंटरप्रेन्योरशिप, जो भी चीज़ें हो रही है उसको कोई बेचेगा, कोई अपना बिजनेस बनाएगा, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। कोई अपना स्टार्टअप कर रहा है, कोई किसी सामान को बेच रहा है। तो ये होते हैं 4 फैक्टर्स। अब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू मतलब जो आपने पैसे कमाया, और एक्सपेंडिचर मतलब जो आपने पैसे खर्च किए अपने बिजनेस में। जैसे आपने किसी को सैलरी दे दी तो सैलरी एक तरह का एक्सपेंडिचर है। आपने और दूसरी फैक्ट्रीज खरीद ली, वो आपका एक्सपेंडिचर है। और रेवेन्यू जो आपने पैसा कमाया। 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। 4 सेक्टर्स इन इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इकोनॉमी में 4 सेक्टर हैं वो है: हाउस होल्ड मतलब आपका घर, फर्म्स, अभी मैंने बताया फर्म्स ऊपर, प्रोडक्शन यूनिट्स जो होती हैं, गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर। तो जो हाउस होल्ड होते हैं, जैसे आपके घर पे आपकी मम्मी है, वो आपका घर संभाल रही है पूरे, कहाँ कितना खर्चा करना है, तो वो हाउस होल्ड लेवल की जो इकोनॉमी है। फर्म्स मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, गवर्नमेंट मतलब हमारी सरकार, और एक्सटर्नल सेक्टर, तो एक्सटर्नल सेक्टर को अभी हम देखते हैं क्या होता है। एक्सटर्नल सेक्टर जो होता है वो 4th इंपॉर्टेंट सेक्टर है मैक्रो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हमें ट्रेड के बारे में बताया जाता है कि एक कंट्री दूसरे, एक्सटर्नल मतलब बाहरी कंट्री से कैसे एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कर रही है। एक्सपोर्ट मतलब कि आप सामान किसी कंट्री को बेच रहे हो। डोमेस्टिक कंट्री मे सेल गुड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब हमारी कंट्री से जो सामान बाहर जा रहा है, जैसे हमारी कंट्री में जो गेहूँ बन रहा है, फल बन रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं, वो एक्सपोर्ट हुआ। इंपोर्ट मतलब जो हम बाहर की चीज़ें अपने कंट्री में खरीद रहे हैं। इस डेफिनेशन को आप ऐसे के ऐसे ही रट लो। कैपिटल फ्लो क्या होता है? कैपिटल फ्लो फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज मे फ्लो इनटू द डोमेस्टिक कंट्री, और डोमेस्टिक कंट्री में एक्सपोर्टिंग कैपिटल टू फॉरेन कंट्रीज। मतलब जो भी लेन देन हो रहा है, कैपिटल का मतलब मैंने आपको बताया था पूंजी, तो जो भी पूंजी का लेन देन हो रहा है दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में, उसको हम बोलते हैं कैपिटल फ्लो। तो कैपिटल फ्लो आप एक डायग्राम से समझ सकते हो। ओके, कैपिटल जो फ्लो था वो इनफ्लो हो सकता है हमारी कंट्री के अंदर। जो हमारी कंट्री में वो आ रहा है तो वो कैपिटल इनफ्लो हो रहा है, और अगर हमारी कंट्री से कैपिटल जा रहा है तो वो कैपिटल आउटफ्लो है। और जो भी सामान हम खरीद रहे हैं वो इम्पोर्ट है, जो भी हम बेच रहे हैं वो एक्सपोर्ट है। तो थैंक यू। आप अपना टाइम सेव करें, प्रैक्टिस करें, और नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जल्दी जल्दी पढ़ाई करें और अच्छे से प्रैक्टिस करें।